बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम वापस से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी और इन सब में पूछे गए हैं। और यही जेकेपी मोस्टली जो है इस तरीके के क्वेश्चंस इन्हीं को घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, सो मोस्ट एक्सपेक्टेडली हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन क्वेश्चंस के रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है मौर्यन एम्पायर से। एंशिएंट का क्वेश्चन है, अशोका ने रिलीजियस ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जिनका क्या नाम था, नून एज। तो इनका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है धम्म महामतास। तो अशोका ने जो रिलीजियस ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे अपने कोर्ट में उनको बोला जाता था धम्म महामतास। और यहाँ पर अशोका जो थे एक बहुत ही द ग्रेट अशोका के नाम से उनको रूलर थे, उनको जाना जाता था। इन्होंने बुद्धिज्म जो है अडॉप्ट किया था। ठीक है, बाद में फॉलो किया था। ऑल दो जो इनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है, जिसका नाम जैसे कि समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये लोग जैनिज्म फॉलो करते थे, बट अशोका ने लेटर ऑन बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। और इनका एक बहुत ही फेमस वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था। ठीक है, हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए। और ये जो कलिंगा वॉर था इसमें इसके बाद से अशोका ने अपना जो एक धर्म था, ठीक है, अपना जो स्टेप्स थे वो चेंज करके बुद्धिज्म की तरफ जो है इन्होंने लेना शुरू कर दिया। और यहाँ के जो रिलीजियस ऑफिशियल्स थे उनका क्या नाम दिया था इन्होंने, धम्म महामतास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पूछ आया हुआ है बैंक रेट पे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक से बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बैंक रेट जो है कौन सी एजेंसीज फॉलो करती है? देखो, सिंस ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन और बैंक रेट हो गया, यहाँ पे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, देन आपका आ जाता है रेपो रेट, आ जाता है रिवर्स रेपो रेट, आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको दो में डिवाइड करते हैं जो इसको मेजर करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है, बैंक रेट है। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं बेसिकली हम अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, या फिर डिफ्लेशन है, दाम बहुत कम हो गए हैं, तो उसको किस लेवल पर लाया जाएगा। और ये प्लस माइनस 6 जो है 4 प्लस माइनस 6 तक का हमने इसका एक रेशियो रखना होता है कि इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर 6 से ऊपर चल जाता है तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, और अगर इसके नीचे 4 के नीचे चल जाता है तो हम बोलते हैं डिफ्लेशन का दौर आ गया हुआ है। तो यही एक रेशियो मेंटेन करने के लिए हम ये टूल्स यूज करते हैं, ताकि इन बेसिस पर हम मार्केट में एक 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 मिनिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन रख सकें, और डिफ्लेशन फॉर दैट मैटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये सारे जो रेट्स हैं ये कौन फिक्स करता है? ठीक है, सो ये आपका आरबीआई ही फिक्स करता है, और कोई एजेंसी जो है इसको यहाँ पर नहीं जो है बीच में इंटरफेयर करती। होली एंड सोली आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आरबीआई। ऑल्दो आज की डेट में प्रेजेंटली हम बैंक रेट को एकदम एक प्राइम टूल नहीं मानते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बैंक रेट इज ओनली यूज्ड कि जिस तरीके से अगर कल को कोई पेनल्टीज चली हैं, कुछ है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सके। आज की डेट में हम सिर्फ उसीलिए बैंक रेट यूज करते हैं, बट इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। ओके, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट हैज रेज्ड द एमएसपी और वीट फॉर 2018-2019 बाय। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है अगेन आपको इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। आपके बजट जो प्रस्तुत करता है, ठीक है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रस्तुत करता है या इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो बजट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जा रहे हो कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई आगे के एग्जाम दे रहे हो, जेकेपी का भी दे रहे हो, तो एक बारी बजट को नजर मार लो। ठीक है, और यहीं से वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे क्वांटिटी पूछ रही है। सो द राइट ऑप्शन इज 2018-19 का बेसिकली पूछा। अब तो आपने 22-23 का जो है बजट आपने देखना है, जो अभी फेब में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो एक बार उस बजट को नजर मार लेना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 105 पर क्विंटल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, in which year was the Earth Summit of Rio de Janeiro held? ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा है।
सो कौन से ईयर में ये सबमिट हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1992। काफी बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पर है, पंडित भीमसेन जोशी। अगेन ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सी ट्रेडिशन के साथ जो है रिलेटेड है? क्लासिकल म्यूजिक की कौन सी ट्रेडिशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक, भीमसेन जोशी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यस, यहाँ से आपको थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है। मसल क्रैम्प पे बायो से क्वेश्चन पूछा गया है, इज कॉज्ड बाय। तो मसल क्रैम्प क्यों होता है? सो इट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उस टाइम पर हमें मसल क्रैम्प पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। आप इसको पॉलिटी में भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 8th शेड्यूल की बात करी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज हमारे पास टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और 12 स्केड्यूल में से जो 8वां स्केड्यूल है वो लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो लैंग्वेज है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, डोगरी है। डोगरी आपकी अभी 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे ऐड करी गई है। बोडो भी आपकी एडेड है, बोडो भी हमारे पास एडेड है, इसी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई थी। पर्शियन जो है अभी तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं है, ठीक है। और संथली भी एडेड है, ठीक है। इनफैक्ट बोडो, डोगरी एंड संथली जो है ये अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। आप मुझे एग्जैक्टली बताओगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से संथली वाज एडेड इन द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेजेस की बात करता है 8th शेड्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। इसमें से कौन सा जो है ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता है? देखो, यहाँ पर जब भी नॉट करके पूछा है ना, उसको ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चंस, ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड, एपिलेट क्या इंक्लूडेड है सुप्रीम कोर्ट, इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल इंक्लूडेड है, नेक्स्ट है एडवाइजरी, और थर्ड है फाइनेंशियल, ठीक है। सो नॉट पूछा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं एपिलेट की, ठीक है, सो एपिलेट बेसिकली कोर्ट का के लिए ही कंसर्न होता है। जो भी एप्लीकेशंस और डिसीजंस जो रिजर्व किए जाते हैं, रिवर्स किए जाते हैं, उसमें जो है इसको यूज किया जाता है। सो यस, एपिलेट इज इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडिया। और अगर मैं आपको बोलूं, एपिलेट जो है, हम ऐसे बात करते हैं कोर्ट्स ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये कोर्ट से ही रिलेटेड होता है, एंड इट इज कंसर्न्ड with dealing it is concerned with dealing the applications for decisions, ठीक है। जो भी decisions या applications जो कोर्ट में पेंडिंग होती है उसके साथ डील करने में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो रिवर्स किए जा सके, ठीक है। सो एपिलेट का वो मतलब है। अगला अगर हम देखें ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल जो है जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है इट इज अगेन इट अगेन फॉल्स इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोर्ट के पास पावर है टू हेयर एंड डिसाइड अ केस बिफोर एन एपिलेट, ठीक है। तो एक डिसीजन लेने से पहले, एक किसी भी तरीके से कोई भी एक फर्म डिसीजन लेने से पहले कि उसको रिवर्स किया जा सके, कोर्ट के पास ये पावर है कि पहले उसको सुना जाए और डिसाइड किया जाए, ठीक है, ताकि अपना जो डिसीजन है उसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है। थर्ड, अगर हम आपसे पूछे एडवाइजरी क्या है, तो एडवाइजरी भी एक तरीके का आपका जुरिस्डिक्शन ही है, जिसमें जब लोअर कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, इट इज व्हेन द लोअर कोर्ट या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो हायर कोर्ट से एडवाइस लेती है, एडवाइजरी, ठीक है। तो एडवाइजरी में भी यस जुरिस्डिक्शन का मैटर जो है फॉल करता है, बट फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन कोई नहीं होती है, तो फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट में फॉल नहीं करती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो है, द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लीस्ट इन डैश सॉइल। पर्कुलेशन स्टेट जो है, सॉरी, रेट जो है वाटर का
कौन सी सॉइल में लीस्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज योर क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में पर्कुलेशन रेट जो है वाटर का सबसे कम होता है। पर्कुलेशन अगर मैं बात करूं तो मीनिंग क्या है पर्कुलेशन ऑफ वाटर का, इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो जब वाटर जो है सॉइल से मूव करता है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज नोन एज द पर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम होता है क्ले सॉइल में, बिकॉज सैंडी में भी आराम से वाटर मूव कर जाता है, ग्रेवल सॉइल में भी आराम से मूव कर जाता है, लोमी में भी, बट इन सब में से जो है क्ले सॉइल में सबसे कम वाटर मूव करता है सॉइल से, ठीक है। सो द पर्कुलेशन रेट ऑफ द वाटर इज लीस्ट इन द क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले आपने देखे किस तरीके से होती है, इट इज हार्ड और वहां पे वाटर का मूव करना थ्रू द सॉइल इट इज डिफिकल्ट समहाउ, ठीक है। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, द Jananpith Award is given for the excellence of which of the following fields, ठीक है। सो अगेन ये अवार्ड्स किस किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं हमें पता होना चाहिए। सो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इट इज गिवन फॉर द लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, सो 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहाँ पर होने हुए थे, सो इट वाज गोल्ड कोस्ट। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाले हैं, अगर होने हैं, या फिर अगर हो चुके हैं तो कहाँ हुए हैं, ठीक है। सो दोनों ही ऑप्शंस का आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ बेसिक मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बेसिक ग्रुपिंग, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो कंट्री है इट इज नॉट द मेंबर ऑफ द बेसिक ग्रुपिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेसिक ग्रुपिंग की तो यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि बेसिक ग्रुप है क्या, ठीक है। सो बेसिक ग्रुप जो है इट वाज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है, एक अग्रीमेंट साइन हुआ था बाय द 4 कंट्रीज, ठीक है। 4 कंट्रीज थी जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था इन 2009, ठीक है। 2009 में 4 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और वहां पर एक बेसिक ग्रुप फॉर्म किया था, ठीक है। और ये एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं चारों। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सो साउथ अफ्रीका उसमें इंक्लूडेड है 4 कंट्रीज में, देन उसमें इंडिया है, ठीक है। पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। सो साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड है, इंडिया भी इंक्लूडेड है इसमें, ब्राजील है और लास्ट इज चाइना भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो 4 कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील एंड चाइना। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक कंट्री, सो यस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक कंट्री, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज में पार्ट नहीं है। सो केनिया जो है वो पार्ट नहीं है, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राजील जो है वो पार्ट है, ठीक है। बेसिक कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2009 में, उसका एक रिजल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी जो 4 कंट्रीज हैं वो इसमें काम करती हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि जितने भी जो नेशंस हैं, ठीक है, इनका कॉमन प्लेटफॉर्म है, किस पे काम करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पे काम करते हैं, क्या कितना जो है पोल्यूशन यहाँ पर चल रहा है और उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करें, इन सब चीजों पर ये काम करती हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा जो बाकी इकोनॉमीज हैं बाकी का सब कंट्रीज की उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सो इन बेसिक चीजों पर ये ग्रुप काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 2002 का बात करिए, इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 ने क्या चेंजेस लाए थे इन द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। सो यहाँ पर आर्टिकल जो है 21A was included when द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 होता है और उसमें 21A जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। सो 21A कौन क्या है, कौन बताएगा मेरे को। 21A इज नथिंग बट इट इज द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने की बात करी है और ये फंडामेंटल राइट जो है बनाया गया है
एंड ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? एक्ट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, जहां पर राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात करी गई है। और यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है, यहाँ पर ये बोला गया कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है, फ्री और कंपल्सरी, सॉरी, ओके, सो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई है। और कौन से बच्चों को जो है, ये आपके जो छोटे 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको ये एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, और हर बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने की बात करी गई है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट टू एजुकेशन की बात करिए, आर्टिकल 21A में ये इंक्लूड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट शोज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के सेकेंड, ठीक है। सो हमारे पास दो तरीके के स्टाइल होते हैं आर्किटेक्चर के, ठीक है। एक होता है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और एक होता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आई राइट इट डाउन, ठीक है। So one is Nagara style of architecture and another is Dravidian style of architecture. Nagara style of architecture usually हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है, और द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये हमें साउथ में देखने को मिलता है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, जो कोणार्क है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। बोध गया जो है, बोध गया हमें पता है ये बुद्धिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये साइट है, और बहुत ही यहाँ पे बोध गया जो टेम्पल है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट सरमन जो दिया था वो अंडर बोध गया ट्री ही दिया था, ठीक है। तो ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। अक्षरधाम, अक्षरधाम कहाँ पर है? ये भी नॉर्थ में है ना। तो अक्षरधाम जो है आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। अगर यहाँ पर हम देखें, तीनों जो है नॉर्थ में पड़ रहे हैं। उड़ीसा इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। वहां पे आप ईस्टर्न में जा सकते हैं, उड़ीसा वहां पर आपको देखने को मिलता है। बाकी सारे के सारे आपके नॉर्थ में देख रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा नहीं, इतना भी आपको पता है कि अगर नागरा नॉर्थ का आर्किटेक्चर है और द्राविडियन साउथ का आर्किटेक्चर है, यहाँ पर हमारा आंसर निकलना बहुत ईजी है। तीनों ही टेम्पल्स जो है नॉर्थ में लाई कर रहे हैं। एंड हम्पी इज द टेम्पल, कहाँ पर है ये कर्नाटका में है ना, कर्नाटका में है हम्पी। तो ये साउथ में है, और इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर ऑफ द शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। तो शुद्धि मूवमेंट का फाउंडर की बात करी है, और शुद्धि मूवमेंट जो थी एक तरीके की किस तरीके की मूवमेंट थी ये आपको देखो, यहाँ पर ये स्टार्ट पहले मैं बता दूं किसने करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। सो यहीं पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो वर्क किसके लिए और काम किया था, कुछ कंसोलिडेशंस थी जैसे हिंदुइज्म, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, यहाँ पर इन्होंने इस चीज के लिए काम किया था। और बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी में। क्यों स्टार्ट किया था कि जितने भी जो पीपल, जो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम द हिंदुइज्म, उनको वापस से जो है अपने धर्म में लेकर आए। और दयानंद सरस्वती ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी फॉर द पीपल हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम और टू क्रिश्चियनिटी, उनको इस वापस से हिंदुइज्म में लाया जाए। और ये इस मूवमेंट का नाम था शुद्धि मूवमेंट, और ये किसने स्टार्ट करी थी? दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट करी थी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, who among the following cannot be used as indicator? अगेन साइंस का क्वेश्चन है, इंडिकेटर्स की बात करिए। among the following cannot be used as indicators, ठीक है। यहाँ पे cannot पूछा है, तो कौन सा है? देखो, इंडिकेटर्स पहले तो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सब्सटेंसेस दैट चेंजेस द कलर, ठीक है, when they are added to acidic or alkaline solution। जब भी एसिडिक या अल्कलीन सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। और इसमें से कौन सा है जो कि
इंडिकेटर्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे, यहाँ का आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कॉमन सॉल्ट। घर में नमक यूज करते हैं, तो नमक आप डालते हो अगर किसी भी एसिड में या कहीं पर भी, क्या वो कलर चेंज करता है? नहीं करता है, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी, इट चेंजेस द कलर, ठीक है। सो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडिकेटर समझना है वो क्या होती है, दैट चेंजेस द कलर व्हेन एडेड टू एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम जो है कौन से रिवर पर बिल्ड है, ठीक है। सो नागार्जुन सागर डैम जो है आपका कृष्णा रिवर पर बिल्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर नागार्जुन सागर डैम की मैं बात करूं तो कृष्णा जो रिवर है उस पर बिल्ड है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और इसके अलावा कौन सी स्टेट में अगर ये लाई करता है नागार्जुन सागर डैम? तो आंध्र प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर पूछा है तो कृष्णा रिवर पे ये लाई करता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज जटाका टेल्स, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको आर्ट एंड कल्चर में भी ले सकते हो और एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? सो जटाका टेल्स जो है ये बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। जटाका टेल्स बेसिकली एक तरीके की स्टोरीज होती हैं जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में, प्रीवियस बर्थ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताई हुई हैं, ठीक है। सो उसके बारे में जो है जटाका टेल्स की बात करी है। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू वन अ गोल्ड मेडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हेल्ड इन अनाइम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर उन्होंने वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू का जो नाम था काफी प्रचलित था, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, डैश refers to a deposit into a bank account, a financial institution with no specified maturity date, ठीक है। तो कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होती, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। करंट डिपॉजिट जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोल गुम्बज, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपका बीजापुर में जो है गोल गुम्बज एक ये लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट है, दो तीन बार ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया है गोल गुम्बज का। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट कर्नाटका में आपको ये देखने को मिलेगा और बीजापुर में जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है और टोम है किसका? मोहम्मद अली शाह का, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह का ये टोम है, बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने रूल किया था 1627 से लेके 57 तक इन्होंने रूल किया था, और सेकंड लार्जेस्ट डोम है जो एवर बिल्ड है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट डोम है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, तभी इसको बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, मोहम्मद अली शाह का, आदिल शाह का ये टोम है, ठीक है। उसके बाद सेंसस 2011 की अगर बात करो तो डैश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल भी ये आपके जो अभी बॉर्डर बटालियन का पेपर हुआ है उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। सो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस साल के एग्जाम में, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान इज द इनिशिएटिव ऑफ, ठीक है। सो किसका इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है। यहाँ पर लोकल को सपोर्ट करने की बात करी गई है, तो लोकल को वोकल करो और इस तरीके का अपने ही घर को, अपने ही एरियाज को सबसे ज्यादा इसको ही बढ़ाओ, टूरिज्म बढ़ाओ, उसके ऊपर ये जो है एक लोगो दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, ठीक है। अगला है, लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज ड्यू टू, सो दे आर कॉज ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लैंड और सी ब्रीज पे क्वेश्चन है, किसकी वजह से जो है ये आता है? तो कन्वेक्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन इज द प्रोसेस जहाँ पर हीट मूव करता है थ्रू अ गैस और लिक्विड, ठीक है। जैसे जैसे हॉटर पार्ट राइज होता है एंड और हेवियर पार्ट जो होता है वो सिंक होता है, तो उस वजह से लैंड और सी ब्रीज हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सीक्रेटेड बाय स्टमक, बायो का क्वेश्चन है, और म्यूकस का क्या रोल है जो स्टमक सीक्रेट करता है? सो इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर जीएस के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर है, इसको अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा चीजें हमने इन क्वेश्चन से बहुत डिस्कस करी हैं। सो
अगर अच्छा लगा है जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दें। और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।